हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके इतिहास से रिलेटेड होंगे। इतिहास में आपका जो प्राचीन इतिहास है उसके हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसी भी एग्ज़ाम जिसमें भी आपका जीके पूछा जाता है उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक बने रहिए आप। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको बोध गया, बी दिया हुआ कुशीनगर, सी दिया हुआ लुम्बिनी और डी दिया हुआ ऋषिपत्तन। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थल है जो आपकी निरंजना नदी के पास स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बोध गया स्थल है आपका, ये आपका निरंजना नदी पर स्थित था। ठीक है, ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध थे आपके, उनका नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ये ध्यान रखना, सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी गौतम बुद्ध ने? आपके वैशाली के आमार कलाम से। ठीक है, उसके बाद आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी हुए थे ये। ठीक है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु पूछे जाए आपसे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, तो कौन रहेंगे आपके? आलार कलाम। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है इसको। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है, इसको सारनाथ भी आप बोल सकते हो। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ सकता है कि ऋषिपत्तनम भी आ सकता है ऑप्शन में और सारनाथ भी आ सकता है। तो ध्यान रखना इसका। जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी कि बौद्ध का जो प्रथम उपदेश दिया था जो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और जो बोध गया था, यहीं पे आपके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसीलिए आपका बोध गया फेमस है, जो निरंजना नदी के पास स्थित है आपका बोध गया। यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे, और इनसे गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको ध्यान रखना है, जितने पॉइंट मैंने बताया आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि आप एग्जाम टाइम पे इसे फटाफट क्विक रिवीजन करके चले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते। अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए दिया हुआ मिस्र, बी दिया हुआ कोरिंथ, सी दिया हुआ मेसिडोनिया और डी दिया हुआ सीरिया। तो बताना आपको तुरमई जो है ये कहाँ का राजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिस्र का राजा था आपका अशोक का समकालीन तुरमई। ठीक है, ये आपका मिस्र का राजा था। और अशोक के समकालीन विश्व के कुछ शासक निम्न थे, जिसमें आपका सीरीन का अलिक सुंदर, मिस्र का तुरमई और सीरिया का अंतियोग। आपको ध्यान रखना, अशोक के समकालीन कौन कौन से राजा हुए थे? आपके मिस्र का तुरमई उसमें से एक था, दूसरा था सीरीन, ये कहाँ का था? अलिक सुंदर। सीरीन का अलिक सुंदर था, और तीसरा है सीरिया का अंतियोग। ये 3 राजा थे आपके अशोक के समकालीन, तुरमई, अंतियोग और अलिक सुंदर। ये 3 राजा थे आपके अशोक के समकालीन। तो तुरमई उसमें से एक था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सीरिया का भी ध्यान रखना है, अंतियोग ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला देखते, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजली आपकी हर्ष की रचना है, मालविका अग्निमित्र कालिदास की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, और सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। तो बताना है कि कौन सा कवि ऐसा है जिसकी रचना आपकी सही नहीं दी गई है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कर्पूर मंजली है ये आपकी हर्ष की रचना नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके सही है। मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, और जो सौंदरानंद जो है वो अश्वघोष ने लिखी है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है तीनों के बारे में। अब इसके बाद आपका जो हर्ष की रचना की बात करें तो आपकी नागानंद, रत्नावली और दर्शिका, ये आपकी हर्ष की रचना है। मालविका अग्निमित्र कालिदास की है, मुद्रा राक्षस आपके विशाख दत्त की है, और बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार और सौंदरानंद ये आपकी अश्वघोष की है। तो ये आपको नोट कर लेना है कॉपी में, क्योंकि आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। तो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया? ऑप्शन ए दिया आपको कुलोत्तुंग फर्स्ट, बी दिया हुआ राजेंद्र फर्स्ट, सी दिया हुआ अधिराजेंद्र, सी दिया हुआ राजाधिराज फर्स्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुलोत्तुंग फर्स्ट था आपका, जिसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ करा दिया था। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता भी दी थी। राजकुमार का नाम था आपका सिंहल राजकुमार, ठीक है। तो ये पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना था। इसका रियल नेम क्या था? राजेंद्र द्वितीय। और ये जब सम्राट बना तो इसने क्या नाम रखा था? कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है। तो पूर्व चालुक्य वंशी राजा था ये कुलोत्तुंग प्रथम। इसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंहल राजकुमार के साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान रखना है, आपका आंसर कुलोत्तुंग फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। ऑप्शन ए है गेहूं की, बी दिया हुआ है जौ की, सी दिया हुआ है चावल की और डी दिया हुआ है मक्का की। तो कौन सी खेती किसान नहीं करते थे 13वीं और 14वीं सदी में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मक्का की खेती नहीं करते थे आपके किसान। कौन सी सदी में? 13वीं और 14वीं सदी में। उसके बाद आपकी 15वीं सदी में आप मक्का के साक्ष्य मिले हैं। तो 15वीं सदी के प्रारंभ में आपके मक्का की खेती की जाने लगी थी, ठीक है। भारतीय किसानों द्वारा मक्का की खेती किए जाने के प्रमाण हमें 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपकी मक्का की खेती जो है 15वीं शताब्दी के बाद से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका मक्का की खेती होगी, जो भारतीय किसान 14वीं सदी तक तो नहीं करते थे। उसके पहले आपके गेहूँ और जौ और चावल की ही खेती होती थी, मक्का की खेती नहीं की जाती थी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा था? ऑप्शन ए है आपका अंग, बी दिया हुआ मगध, सी दिया हुआ मल्ल और डी दिया हुआ वत्स। तो आपको वो राज्य बताना है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण किया था। तो सभी को पता है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में किया था, पर कुशीनगर कौन से राज्य में है, आपसे ये पूछा गया एग्जाम में। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मल्ल राज्य है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का महापरिनिर्माण किया था, यानी कि शरीर का त्याग किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था? कुशीनगर में। कुशीनगर किसकी राजधानी है आपकी? मल्ल राज्य की। तो ये आपसे एग्जाम में किस तरह से पूछा है एग्जामिनर ने? वो राज्य पूछा है जहाँ पर आपका गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो सभी को ये तो पता होता है कि कुशीनगर में त्याग किया है उन्होंने, पर कौन से राज्य में किया ये सभी को नहीं पता। तो ये आपको ध्यान रखना है, मल्ल राज्य में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। और कब किया था? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 80 साल के थे, 80 साल की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और ये शरीर का त्याग जो गौतम बुद्ध ने किया था, इसे हम महापरिनिर्माण बोलते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के शरीर त्याग की क्रिया क्या कहलाती है? महापरिनिर्माण, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध का जन्म भी आपको ध्यान रखना है। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, ठीक है। और कहाँ किया था? कुशीनगर में। कुशीनगर कौन से राज्य में है? आपका मल्ल राज्य में, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए है आपका श्रीगुप्त, बी दिया हुआ समुद्रगुप्त, सी दिया हुआ चंद्रगुप्त प्रथम और डी दिया हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कौन सा शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे? गुप्त शासक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम था वो, जिसने उसके काल में सिक्के जारी किए थे। प्रथम गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे, ठीक। तो इसने सिक्के कौन से जारी किए थे? रजत मुद्रा के, यानी कि चांदी के सिक्के जारी किए थे इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में। और प्रथम गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन ए है विम फडफिसस, सी बी दिया हुआ है कनिष्क, सी दिया हुआ है नहपाण और डी दिया हुआ है बुद्धगुप्त। तो ऐसा राजा जिसने अपने सिक्कों पर बुद्ध का चित्र अंकित करवाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क। कनिष्क ऐसा राजा था जिसने गौतम बुद्ध का चित्र अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। इसके पहले भी आपके सम्राट अशोक थे, उन्होंने भी आपके गौतम बुद्ध का जो चित्र था वो अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। और दूसरे राजा थे ये कनिष्क जो थे, ये दूसरे राजा थे जिन्होंने बुद्ध का चित्र अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक के पश्चात कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक सिद्ध हुआ। कनिष्क के सिक्कों में बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण को घोतक करते हैं, यानी कि उनके सिक्के देखकर लगता है कि जो कनिष्क था वो गौतम बुद्ध का समर्थक था, ठीक है। वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ठीक। इसके पहले आपके अशोक थे,
कलिंग के बाद उनका बौद्ध धर्म परिवर्तन हो गया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने, ठीक है। ऐसे ही कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन 9 दिया हुआ है आपको, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है राणा कुंभा, बी दिया हुआ है राणा प्रताप, सी दिया हुआ राणा उदय सिंह और डी दिया हुआ राणा सांगा। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका, राणा कुंभा ने बनाया था आपका चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। तो ऑप्शन ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ पूछा जाए तो राणा कुंभा इसका आंसर होगा। जो कीर्ति स्तंभ है इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं जय स्तंभ, ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जय स्तंभ जो शिलालेखों में कीर्ति स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तंभ 12 फीट ऊंचे, 42 फीट लंबे और चौड़े चबूतरे पर 122 फीट की ऊंचाई के लिए गौरवान्वित है, यानी कि प्रसिद्ध है, ठीक। जो ये स्तंभ बना था आपका, ये आपका 12 फीट ऊंचे और 42 फीट लंबे और चौड़े चबूतरे पर बनाया गया है। और इस स्तंभ की लंबाई कितनी है? 122 फीट, 122 फीट की ऊंचाई है इसकी, इसलिए ये प्रसिद्ध है आपका कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का एक और नाम है जय स्तंभ, मैंने बता दिया है आपको। ये स्तंभ आपका 9 मंजिल का है, ठीक, 9 मंजिल के बराबर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी पर विजय की यादगार में कराया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 3-4 बातें हैं इस क्वेश्चन में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जैसा राणा कुंभा ने बनवाया था, कीर्ति स्तंभ का एक और नाम है जिसे जय स्तंभ कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई आपकी 122 फीट थी जो 9 मंजिल के बराबर थी, ठीक है। 9 मंजिल ऊंचा स्तंभ था ये, तो उसको ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी दिया हुआ है अवंतिका, सी दिया हुआ है इंद्रप्रस्थ और डी दिया हुआ है उक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवंतिका नाम था आपका उज्जैन का पहले प्राचीन काल में, ठीक है। उज्जैन का पहले प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, और इसके अन्य नाम भी है जैसे भागवती और पद्मावती, ये 2 नाम भी है आपके उज्जैन के। तो आपको ये चारों नाम ध्यान रखना है, एक तो उज्जैन, दूसरा अवंतिका, तीसरा भागवती और चौथा पद्मावती, ठीक। ये चारों ही नाम आपके उज्जैन के हैं। उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नगरी का सर्वाधिक वर्णन कालिदास ने अपने नाटकों में किया है, यानी कि कालिदास के जो नाटक है वहाँ पे आपको उज्जैन का वर्णन देखने को मिलेगा। उन्होंने अपनी अधिकतर नाटकों में, अधिकतर रचना में अवंतिका यानी कि उज्जैन का वर्णन किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और उज्जैन में सभी को पता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपका उज्जैन में ही है, और हर 12 साल के बाद वहाँ पर कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला टोटल 4 जगह लगता है आपका, तो एक जगह आपकी उज्जैन भी है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है? ऑप्शन ए है घोड़ा, बी दिया हुआ है बैल, सी दिया हुआ है भेड़ और डी दिया हुआ है गाय। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अधन्या किसका नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाय को अधन्या कहा जाता था वैदिक काल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा जाता है, और अधन्या का जो मीनिंग होता है वो होता है न मारने योग्य, यानी कि गाय को आप देख सकते हो यहाँ से कि वैदिक काल में गाय को पूजा जाता था, भगवान के स्वरूप माना जाता था गाय को, और न मारने योग्य पशु था आपका गाय। इसे कोई भी मारता नहीं था, और इसे गवष्टि भी कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। गवष्टि के नाम से भी गाय को जाना जाता था वैदिक काल में। तो आपको ध्यान रखना, वैदिक काल में गाय को अधन्या या न मारने योग्य और गवष्टि, ये 3-4 नामों से पुकारा जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा गाय। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए है शाक्य वंश, बी दिया हुआ माया वंश, सी दिया हुआ लच्छवी वंश और डी दिया हुआ कोलिया वंश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलिया वंश से संबंधित थी, ठीक है। बात करें गौतम बुद्ध के पिता की, तो वो आपके शाक्य वंश से थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलिया वंश से थी, पिता शाक्य वंश से थे। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनकी माता जो थी माया देवी, उनका देहांत हो गया था, यानी कि गौतम बुद्ध की माता का नाम भी आपको यहाँ से मिल गया है, मायावती उनका नाम था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ दिनों के बाद ही उनका देहांत हो गया था, जन्म के कुछ दिनों के बाद। तो उनका पालन पोषण उन प्रजापति गौतमी जी ने किया था, ठीक है। प्रजापति गौतमी आपके गौतम बुद्ध की मौसी थी, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को पाला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध की माता कोलिया वंश से थी और पिता आपके शाक्य वंश से थे, तो गौतम बुद्ध भी आपके शाक्य वंश से हुए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, मध्य पाशामिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले, वह स्थान कौन सा है?
लंगनाज, बी दिया हुआ बीरभानपुर, सी दिया हुआ आदमगढ़ और डी दिया हुआ चोपनी मांडव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदमगढ़ में आपके पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ पर आपके पशुपालन के प्रमाण मिले थे मध्य पाषाणिक प्रसंग में। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको, पशुपालन के प्रमाण मिले थे आपके आदमगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। ऑप्शन ए है समाज व्यवस्था से, बी दिया हुआ है कानून से, सी दिया हुआ है अर्थशास्त्र से और डी दिया हुआ है राज्य कार्य पद्धति से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाज व्यवस्था से आपकी मनुस्मृति संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। यह ग्रंथ की शुंग काल ईसा पूर्व द्वितीय सदी में लिखी गई थी। ठीक है, जो मनुस्मृति थी आपकी, जो समाज व्यवस्था से संबंधित थी, ये आपकी द्वितीय सदी में लिखी गई थी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, किसने किया था? ऑप्शन ए है मिस्र में, बी दिया हुआ मेसोपोटामिया में, सी दिया हुआ मध्य अमेरिका में और डी दिया हुआ है भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ किया गया था। ठीक है, जो वस्त्र के लिए कपास की खेती की जाती है सबसे पहले उसका आरंभ आपका भारत में ही किया गया था। सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिले। ठीक है, सबसे पहली जो सभ्यता थी आपकी सिंधु सभ्यता, इसमें भी इसके अवशेष मिले। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिले और सूती वस्त्र उद्योग जो था आपका सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग था। तो आपको ध्यान रखना है, कपास की खेती का आरंभ आपका भारत से ही माना जाता है। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको स्वर्ण आभूषण, बी दिया हुआ है गाय, सी दिया हुआ है तांबे के सिक्के और डी दिया हुआ है चांदी के सिक्के। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? आपके ऑप्शन दिए हुए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में स्वर्ण आभूषण निशाका को कहा जाता था, यानी कि स्वर्ण आभूषण जो आप वर्तमान में नाम है आपका आभूषण का, इससे पहले निशाका नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो स्वर्ण आभूषण को निशाका नाम से जाना जाता था। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकता है यहाँ से कि आपके स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो निशाका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? ऑप्शन ए है आपका इंडो ग्रीक ने, बी दिया हुआ कुषाणों ने, सी दिया हुआ शकों ने और डी दिया हुआ प्रतिहारों ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुषाणों ने आपका उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो ध्यान रखना है, कौन सा राजा था? कुषाणों के राजा थे जिन्होंने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलाए थे। कौन से एरिया में? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था कुषाणों ने, ये ध्यान रखना है आपको, शुद्ध स्वर्ण सिक्के। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी दिया हुआ है हड़प्पा, सी दिया हुआ है लोथल और डी दिया हुआ है आलमगीरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हड़प्पा है आपका, ये आपका अब वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था हड़प्पा, अब आपके वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है ये। तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब आपका दो भागों में है, भारत में और पंजाब पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तानी पंजाब है उसके प्रांत में मोंटेगमरी जिला है, वहाँ पे रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा नामक जगह स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीर की बात करें तो ये आपका कहाँ पे? हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा और आलमगीरपुर दोनों का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया आपको सम्राट अशोक का, बी दिया हुआ गौतम बुद्ध का, सी दिया हुआ महावीर स्वामी का और डी दिया हुआ चैतन्य महाप्रभु का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान है आपका कुंडलपुर। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में।
कुंडलपुर भी आता है कभी कभी, कुंडलग्राम भी आता है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है आपके, कुंडलपुर या कुंडलग्राम। आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडलग्राम में, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म बता दिया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में आपके कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पे है? मल्ल राज्य की राजधानी है आपकी कुशीनगर, वहाँ आपके गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, महावीर नगर के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए है चालुक्य, बी दिया हुआ है पल्लव, सी दिया हुआ है राष्ट्रकूट और डी दिया हुआ है सातवाहन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सातवाहन वंश है आपका, ये सबसे पुराना वंश है आपका, ठीक है। अब सातवाहन वंश जो है आपका आंध्र में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी के सिमुक के लगभग 60 ईस्वी पूर्व में इस वंश की स्थापना हुई थी। ये आपका कहाँ पे है? वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे आपकी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी घाटी निकलती है, वहाँ पे आपका ये स्थित था। 60 ईसा पूर्व में इसके वंश की स्थापना की गई थी। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने लगभग 752 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। इसकी राजधानी मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। ये आपकी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत, ठीक है। अगला दिया हुआ चालुक्य। चालुक्य की बात करें तो 6वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति ने की थी, यानी कि पुलकेशिन प्रथम पर जानते हो सभी आप, इसने आपके चालुक्य वंश की स्थापना की थी 6वीं शताब्दी में। पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश की जो स्थापना की थी वो सिंहवर्मन ने की थी, ठीक है, जिसने तृतीय शताब्दी में शासन किया था, यानी कि तृतीय शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी पल्लव वंश की, जो सिंहवर्मन ने की थी। तो सबसे अगर देखा जाए चारों पॉइंट को, तो सातवाहन वंश की स्थापना आपकी ईसा पूर्व में हुई है, बाकी सबकी ईस्वी में ही स्थापना हुई। तो सबसे पुराना जो वंश है आपका वो सातवाहन वंश हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमारी ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए सर, पास में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।